नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास के अंदर जो हिंदी की क्लास होगी अपनी, उसमें हम समास नामक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो अपना टॉपिक है समास। तो समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो कहने का अर्थ होता है, समास का अर्थ बेसिक जो अर्थ होता है उसका वो संक्षिप्तीकरण होता है कि जब शब्दों के बीच में से हम पदों को हटा करके या शब्दों को हटा करके उनको संक्षिप्त कर देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं, तो उनको समास कहा जाता है। और समास के जो भेद हैं वो बताए गए हैं। तो समास के यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 भेद बताए गए हैं। तो पहला है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये पहला अविभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु। ये दोनों जो भेद होते हैं ये तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो वैसे समास को हम 4 ही प्रकार का मानते हैं। तो समास के ये वैसे मोटे रूप में अगर हम भेद करेंगे तो कुल मिलाकर के 6 भेद हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं आगे समास। तो समास की यहाँ पर बेसिक जो जानकारी है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे हिंदी में समास कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बताई गई है कि संक्षिप्तीकरण करना, यानी शब्दों के बीच में से छोटे शब्दों को हटा करके और जब हम शब्दों को एक जगह कर देते हैं तो उनको समास कहते हैं। और अगर संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं तो पदों के बीच में से अगर विभक्तियों को हटा करके उनको एक कर दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। तो हिंदी में शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बना दिया जाता है, उसे समास या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। ये यहाँ पर बेसिक जानकारी है। तो यहाँ पर समास के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो किस प्रकार है कि पूर्व पद और उत्तर पद, यानी हम समास की बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद, उसका क्या मतलब होता है कि समास रचना में दो पद होते हैं। बेसिक रूप से समास रचना के अंदर दो पद होते हैं। वो दो पद कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद कहा जाता है, यानी एक पद जो होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। यानी एक समास के अंदर एक पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद, यानी एक पद पहले वाला पद और एक बाद वाला पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मिलने से जो नया एक पद बनता है या शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या फिर समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरणों के रूप में किस प्रकार है। जैसे हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है पहला उदाहरण। तो यहाँ पर रसोई के लिए घर, यह समास का विग्रह है। तो इसको हम समस्त पद के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रसोई घर। यानी समास इसका क्या हो जाएगा? रसोई घर। और समास का विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। इसमें रसोई है वो पूर्व पद है और घर यहाँ पर उत्तर पद के रूप में दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है गंगा का जल, यह समास विग्रह है तो इसका समस्त पद बन जाएगा गंगा जल। तो यहाँ पर गंगा जो पद है वो पूर्व पद कहलाता है और जल है वो उत्तर पद कहलाता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर दो पद लिखे हुए हैं। पहला हाथ के लिए तो हत,
और आगे लिखा हुआ है कड़ी। ये दो पद है वो यहाँ पर मिल करके बने हुए हैं। तो पूर्व पद यहाँ पर हो जाएगा हथ और दूसरा पद हो जाएगा कड़ी। तो हथकड़ी पद है वो बन जाएगा। तो हाथ के लिए कड़ी। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला नील और कमल। दो पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला नील दूसरा कमल। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये समस्त पद बन जाएगा नील कमल। उसी प्रकार हमारे सामने आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राजा, यहाँ पर रजा लिखा है, ये गलत हो गया। तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा राजपुत्र, इसका समस्त पद बन जाएगा। तो राजा जो है वो पूर्व पद और पुत्र है ये उत्तर पद हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं तो सामासिक जो शब्द या समस्त पद होता है वो क्या होता है। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। यानी समास के जो नियम होते हैं उनसे जो पद बनता है या शब्द बनता है उसको सामासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। इसको आप सामासिक शब्द बोलो या इसको समस्त पद बोलो, दोनों एक ही अर्थ है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह है परसरग, यानी विभक्तियों के लिए जो चिन्ह हम काम में लेते हैं समास के अंतर्गत, उन विभक्तियों के चिन्हों का हम लोप कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं उनको, तो वो समस्त पद बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा था, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो का जो पद है उसको या का जो शब्द है उसको हमने वहां से हटा दिया और राजा पुत्र, यहाँ पर राजपुत्र बन गया ये पूरा पद। उसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर समास विग्रह है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर समास कौन कौन से हैं उनको हम पहले देख देते हैं। कौन कौन से समास हैं, तो यहाँ पर 6 समासों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर समास दिया हुआ है अविभाव समास, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तो उसकी दृष्टि से समास के कौन कौन से भेद होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है जैसे संयोग मूलक समास, जहाँ संयोग के आधार पर दो पद जुड़ जाते हैं, यानी संयोगवश दो पद जुड़ जाते हैं तो वो संयोग मूलक समास कहलाता है। दूसरा होता है आश्रय मूलक समास। वो क्या होता है, जहाँ आश्रय के आधार पर दो पद हैं वो जुड़ जाते हैं तो वो आश्रय मूलक समास कहलाता है। तीसरा होता है वर्णन मूलक समास, जहाँ विशेष वर्णन के आधार पर दो पद या दो शब्द हैं वो जुड़ जाते हैं तो उनको हम वर्णन मूलक समास कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद हैं वो हमने देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। कि पदों की प्रधानता के आधार पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व पद प्रधान समास। तो यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर समास है, उनकी क्या पहचान होती है उसको हम देखते हैं। तो जो पूर्व पद प्रधान समास होता है उसको हम क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। तो अविभाव समास की परिभाषा क्या होती है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अविभाव समास कहलाता है। दूसरा यहाँ पर उत्तर पद प्रधान समास, तो जिसमें बाद वाला पद है वो प्रधान होता है वो उत्तर पद प्रधान समास कहलाता है, जिसमें तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद हैं क्रमधारय और द्विगु, ये दोनों उत्तर पद प्रधान समास कहलाते हैं। तीसरा है हमारा दोनों पद प्रधान। ऐसे समास जिनमें दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है दोनों का, और दोनों ही होने जरूरी हैं, तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर चौथा है हमारे सामने दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान समास। यानी ऐसा समास भी होता है जिसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं हो, कोई अन्य ही पद होता है वो प्रधान होता है, तो उसको हम अन्य पद प्रधान समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है, जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी अर्थ कोई निकलता है वो तीसरे ही पद को इंगित करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने याद करने के लिए यहाँ पर जो 4 प्रकार के समास हैं मोटे रूप से उनका यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्व पद प्रधान होगा वो अविभाव समास कहलाएगा, उत्तर पद प्रधान होगा वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा, और तत्पुरुष के दोनों भेद कर्मधारय और द्विगु भी उत्तर पद प्रधान समास कहलाते हैं। तीसरा होता है दोनों पद प्रधान समास, यानी जिनमें दोनों पदों की अलग अलग महत्व होता है, दोनों पदों का अपना महत्व होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं, दोनों पद प्रधान समास कहलाते हैं। और तीसरा है अन्य पद प्रधान समास, जिनमें दोनों
पदों के अलावा कोई अन्य अर्थ प्रदान करने वाला कोई अर्थ निकलता हो तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास या अन्य पद प्रधान समास से कहलाता है। इसी प्रकार हम एक एक समास को देखते हैं हम। तो हमारा पहला जो समास है वो क्या है, अविभाव समास। तो यहाँ पर अविभाव समास को देखते हैं कि अविभाव समास के अंतर्गत क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि अविभाव समास का अर्थ क्या होता है कि ऐसा समास जिसके अंतर्गत पूर्व पद प्रधान होता है वो अविभाव समास कहलाता है। तो इसमें परिभाषा के रूप में क्या लिखा है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। तो सबसे पहले बात याद रखने वाली है कि इसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी पूर्व पद जो होता है उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। तो जिसमें पहली बात तो शर्त तो ये है, इसमें पहला पद अव्यय होगा और इसका पूर्व पद प्रधान होगा, वो समास अविभाव समास कहलाता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, यानी इसमें अव्यय पद का जो प्रारूप है वो लिंग वचन और कारक में बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो अविभाव समास कहलाता है। तो देखते हैं आगे, या फिर इसमें दूसरी परिभाषा के रूप में भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों तो वहाँ अविभाव समास होता है, यानी दोनों पद हैं वो मिल करके अव्यय के रूप में काम कर रहे हों तो भी अविभाव समास कहलाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अविभाव समास ही होता है, यानी संस्कृत के अंदर अगर आप अव्यय पदों का प्रयोग कर लो तो भी अविभाव समास और उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हो तो भी अविभाव समास ही वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अविभाव समास के कुछ उदाहरण हैं, उनको हम देखते हैं। तो वो किस प्रकार है, जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है कि यथाशक्ति, पहला उदाहरण है यथाशक्ति। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पूर्व पद जो यथा पद है इसकी प्रधानता है, इसके अनुसार ही ये समास का विग्रह होगा। तो यथा यानी जैसा, तो शक्ति के अनुसार या यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार कह सकते हो या जैसा शक्ति या जैसी शक्ति, ऐसा भी इसका विग्रह हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं, तो इसका उदाहरण दिया हुआ है यथाक्रम, क्रम के अनुसार या जैसा क्रम, आप ऐसे भी इसका विग्रह कर सकते हो, जैसा क्रम या क्रम के अनुसार, तो यथाक्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व पद यथा है उसकी प्रधानता हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं यथा नियम, तो नियम के अनुसार या यथा जैसा नियम, या आप जैसा नियम या नियम के अनुसार, ऐसा भी इसको विग्रह के रूप में काम में ले सकते हो। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन या दिन दिन, ऐसे भी आप कह सकते हो दिन दिन या प्रत्येक दिन, तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। तो यहाँ पर प्रति जो शब्द है ये यहाँ पर हम देखते हैं तो अव्यय भी है और उपसर्ग के रूप में भी काम में आ रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रतिवर्ष, इसको हर वर्ष ऐसे समास विग्रह कर सकते हो, हर वर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है आ जन्म, आ यहाँ पर उपसर्ग के रूप में है, आ जन्म, तो यहाँ पर इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। इसी प्रकार हम देखते हैं यथा साध्य, जितना साधा जा सके, यानी इसका समास विग्रह क्या होगा, जितना साधा जा सके। तो यहाँ पर जितने भी आपको पूर्व पद दिखाई दे रहे हैं तो ये अविभाव समास के अंदर या तो ये मिलेंगे अव्यय के रूप में या ये मिलेंगे उपसर्ग के रूप में। तो यहाँ पर इनकी प्रधानता हो जाएगी, वो अविभाव समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और लिखा हुआ आपने नीचे, धड़ाधड़, तो यहाँ पर दो पद एक जैसे आए, धड़ा और धड़, तो धड़ धड़ की आवाज़ के साथ, तो यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाएगा, धड़ाधड़, ये दोनों पद हैं ये मिल करके इस समास का अर्थ दे रहे हैं कि अविभाव समास है। उसी प्रकार घर घर, ऐसा पद हमारे सामने लिखा हुआ है तो प्रत्येक घर इसका विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रातों रात, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रात ही रात में, रात ही रात में, तो यहाँ पर रातों रात, तो दो रातों और रात दोनों पद एक जैसे हो गए, तो ये दोनों मिलकर के अविभाव समास का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, तो आगे वाला हमारा उदाहरण लिखा हुआ है आमरण, यानी मृत्यु तक, आमरण का अर्थ क्या होता है, मृत्यु तक, इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यथा काम, तो इच्छा अनुसार कार्य या जैसी इच्छा हो वैसा कार्य, तो यथा काम हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी उदाहरण हमारे सामने आए हैं ये सारे उदाहरण हैं वो अविभाव समास के हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा न हो
छोटा हो, इसके लिए मैंने थोड़े उदाहरण लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास है, वो किस प्रकार है हमारा। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसके अंदर उत्तर पद की प्रधानता हो, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा के रूप में क्या लिखा हुआ है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इस समास के अंतर दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है, यानी इसमें कारक का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी इनको हम जब जोड़ते हैं तो इनके अंतर्गत जो कारक चिन्ह आता है उन कारक चिन्हों को हम विलोप कर देते हैं, उनको लोप कर देते हैं जब हम समस्त पद बनाते हैं। उसे तत्पुरुष समास के रूप में हम काम में लेते हैं या उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, वो मैं आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। तो उदाहरण किस प्रकार है? तो पहला हमारा उदाहरण है देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर देश के लिए यहाँ पर जो शब्द आया है ये कारक विभक्ति के रूप में काम में आ रहा है यहाँ पर। तो देश के लिए भक्ति, तो हम इस कारक विभक्ति वाले पदों को लोप कर देंगे या शब्दों का यहाँ पर लोप करके समस्त पद बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा? देशभक्ति। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो का पद लिखा हुआ है ये कारक विभक्ति के रूप में काम में आने वाला शब्द है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो राजपुत्र बन जाएगा। तो हमारा समस्त जो पद है वो क्या बनेगा? राजपुत्र। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं, सर से आहत। तो सराहत, तो यहाँ पर से जो पद है ये कारक विभक्ति के रूप में काम में आने वाला पद है, कारक चिन्ह के रूप में आने वाला पद है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा समस्त पद बन जाएगा सराहत। इसी प्रकार आगे वाला है राह के लिए खर्च। तो यहाँ पर के लिए पद आ गया। तो ये वैसे अगर हम इसको देखते हैं तो संप्रदान जो तत्पुरुष समास है उसमें के लिए पद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राह खर्च है, के लिए पद को इन दोनों पदों को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा समस्त पद है वो बन जाएगा राह खर्च। इसी प्रकार हम देखते हैं तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पर द्वारा पद आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इन द्वारा पद को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर पद बन जाएगा अपना तुलसी दास कृत। तो इस प्रकार या तुलसी कृत भी आ सकता है, यहाँ पर दास शब्द को यहाँ से हटा देंगे तो तुलसी कृत पद है ये अपना समस्त पद बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है राजा का महल। तो यहाँ पर का पद आ गया तो इसको हम का पद को हटा देंगे या का शब्द को हटा देंगे तो यहाँ पर पद बन जाएगा अपना या शब्द बन जाएगा राजमहल। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनको हम देखते हैं। तो अलग अलग जो समास होता है वो कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्ता और संबोधन दो भेदों को लुप्त रखा गया है यहाँ पर, यानी कर्ता और जो संबोधन होता है उन दोनों को यहाँ पर लोप रखा गया है। तो इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कर्ता और संबोधन जो होता है ना उन दोनों को समास के रूप में नहीं रखा गया है, तो उन दोनों को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 जो समास तत्पुरुष समास के भेद हैं वो यहाँ पर माने गए हैं। तो हम ये जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं इनको अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा भेद है हमारे सामने वो है समानाधिकरण तत्पुरुष। इसको हम दूसरे रूप में क्रमधारय समास भी बोल सकते हैं। इसको आप समानाधिकरण तत्पुरुष बोलो या क्रमधारय समास बोलो, दोनों यहाँ पर सही है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है उसको हम देखते हैं कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य और विशेषण भाव को प्राप्त हो, यानी विशेष्य और विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, यानी लिंग और वचन में वो समान हो, वहाँ क्रमधारय तत्पुरुष समास होता है कि वहाँ पर क्रमधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे वो हम आगे देखेंगे, उदाहरणों के रूप में देखेंगे। दूसरा यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वो क्या होता है यहाँ पर उसको हम देखते हैं। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, यानी प्रथम पद अलग हो और द्वितीय पद अलग विभक्तियों में हो,
उसे वैधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर समानाधिकरण में क्या होता है कि दोनों दो पद होते हैं, दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। अगर द्वितीया होगी तो दोनों में द्वितीया होगी, चतुर्थी होगी तो दोनों में चतुर्थी होगी। और वैधिकरण में क्या होता है कि प्रथम पद में अलग विभक्ति और जो उत्तर पद होता है उसमें अलग विभक्ति होती है, वो वैधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए राज्ञ पुरुष है, तो यहाँ पर पद बन जाएगा राज पुरुष है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है राज्ञ है उसमें षष्ठी विभक्ति दी हुई है, तथा द्वितीय पद पुरुष है उसमें प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथम पद राज्ञ है उसमें षष्ठी विभक्ति और उत्तर पद जो है उसके अंदर प्रथमा विभक्ति दी हुई है। इसका मतलब प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से वैधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। वैधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम वैधिकरण जो तत्पुरुष समास है जिसमें दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्तियां हो, ऐसे समास को वैधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसके कारकों के अनुसार अलग अलग उसके 6 प्रकार होते हैं, जो अभी अब ऊपर हमने देखे हैं। कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है? एक तो कर्ता इसमें सम्मिलित नहीं है, एक संबोधन, यानी यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें कर्ता सम्मिलित नहीं है, और दूसरा यहाँ पर है कौन सा सम्मिलित नहीं है? संबोधन यहाँ पर है, इसको कारक के रूप में नहीं माना गया है। तो यहाँ पर इन दोनों को हटा देंगे हम, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 प्रकार बच जाएंगे। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है समन तत्पुरुष समास, और छठा है यहाँ पर वो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो यहाँ पर 6 नंबर पर लिखा हुआ है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर समास के 6 भेद हो जाएंगे। तो इन 6 भेदों को हम अलग अलग रूप में देखते हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुष समास, वो किस प्रकार है उसको हम देखते हैं। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है, यानी इनमें दो पदों के बीच के अंतर्गत जब समस्त पद होता है तो उन दोनों पदों के अंदर जब हम विग्रह के रूप में काम में लेते हैं उसको, तो उसमें यहाँ पर कर्म कारक है वो छिपा हुआ रहता है। जब विग्रह करते हैं तब वो निकल करके बाहर आता है। तो कर्म कारक का चिन्ह है को होता है। तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी को जो होता है ना यहाँ पर पद, वो कर्म कारक की विभक्ति भी मानी जाती है। यानी वैसे विभक्तियां जो होती हैं वो संस्कृत में काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये को पद काम में लेंगे, हम शब्द को काम में लेंगे, तो ये को जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का ही कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा जब जिस समास के अंतर्गत छिपा हुआ को पद अगर विग्रह के रूप में प्रकट हो रहा है तो वहां पर वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है वो किस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर पहला पद या पहला जो अपना कर्म तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो किस प्रकार है? रथ चालक। ये हमारे सामने उदाहरण हो गया। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला होगा तो वो रथ चालक हो जाएगा। तो यहाँ पर रथ और चालक दो पद हैं, यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच के अंदर को जो शब्द है ये छिपा हुआ है, और ये को शब्द है ये क्या कार्य कर रहा है? ये कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर को पद को हम जब विग्रह के रूप में, इस पद को विग्रह के रूप में काम करेंगे तो यहाँ पर को पद को बीच में लगा देंगे। तो इसी प्रकार हमारे सामने ग्राम गत, तो यहाँ पर ग्राम और गत इन दोनों के बीच में को जो शब्द है ये छिपा हुआ है। तो ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर ग्राम गत हो जाएगा, इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं माखन चोर। तो यहाँ पर माखन और चोर ये दो पद हैं यहाँ पर, इन दोनों पदों के अंतर्गत बीच में जो छिपा हुआ है वो कौन है? को छिपा हुआ है। तो माखन को चुराने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार वन गमन, वन को गमन, तो यहाँ पर वन और गमन दोनों के बीच में को जो पद है ये छिपा हुआ है। जब हम विग्रह कर रहे हैं तो ये निकल करके बाहर आ रहा है, वन को गमन। उसी प्रकार मुंह है तोड़, तो मुंह है को तोड़ने वाला, तो यहाँ पर को जो शब्द है ये आ जाएगा मुंह है और तोड़ इन दोनों के बीच में, तो मुंह है को तोड़ने वाला।
इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, सवर्ग प्राप्त। तो यहाँ पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है सवर्ग और प्राप्त, ये जो दो पद लिखे हुए हैं, तो सवर्ग अलग और को अलग, तो यहाँ पर को पद ये छिपा हुआ है, तो सवर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार देशगत, देश को गया हुआ, तो यहाँ पर को आ जाएगा, देश को गया हुआ। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है जनप्रिय, तो इसका विग्रह हो जाएगा जन को प्रिय। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जन को प्रिय, तो इसका जो समस्त पद होगा वो क्या हो जाएगा, जनप्रिय। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है मरणासन, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा मरण को आसन। तो यहाँ पर मरण और आसन दो पद लिखे हुए हैं, कौन कौन से पद, मरण और आसन, ये दो पद यहाँ पर है। इन दोनों पदों को हम जब विग्रह के रूप में काम में लेंगे तो यहाँ पर को है, इसको जोड़ देंगे तो मरण को आसन। इस प्रकार का हमारा ये पूर्ण शब्द है, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जो अविभाव समास और तत्पुरुष समास का जो अपना क्रम तत्पुरुष समास है इसको देखा है। आगे वाले वीडियो में हम कर्ण तत्पुरुष समास और बाकी जो समास हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।